हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम सबसे आसान चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और यदि आपके पास बुक नहीं है तो उस चैप्टर को मैं आपको वीडियो में ही यहाँ पर बुक में से ही दिखा देता हूँ। यह है आपका चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग। आपके चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेंटेंस की डेफिनेशन आपको दे रखी है, उसके टाइप बताए हुए हैं। और नेक्स्ट पेज पर जब आप जाएंगे तो जो आपका पहला कॉन्सेप्ट है, पहला टाइप है, वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर आपको दे रखी है। अ स्टेटमेंट इज एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसका मीनिंग समझिए। यहाँ पर आपका मैथमेटिकल वे में इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है सेंटेंसेस की, स्टेटमेंट की, सॉरी। स्टेटमेंट हम बोलते हैं कोई एक लाइन आपके सामने आप क्वेश्चन के रूप में होगी तो आप या तो वो लाइन ट्रू होनी चाहिए या वो लाइन फॉल्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें लगे हाँ हो भी सकती है ट्रू और फॉल्स भी हो सकती है। स्टेटमेंट उसको बोला जाएगा या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। आइए कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द नंबर 2 इज कंपोजिट नंबर। आप जानते हैं 2 कंपोजिट नंबर नहीं होता है, 2 तो प्राइम नंबर होता है। इट मीन्स ये फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स है तब भी ये स्टेटमेंट है। द सन रिवॉल्व्स अराउंड द मून, अगेन इट्स फॉल्स बट इट इज अ स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है, सबको डिफिकल्ट नहीं लगता, इसलिए ये ना तो ये ट्रू है और ना ही हम इसको फॉल्स बोल सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यह एक स्टेटमेंट नहीं है। कोई और एग्जांपल भी देख लेते हैं। 3 इज एन ओड नंबर। 3 इज एन ओड नंबर। यस, 3 इज एन ओड नंबर तो ट्रू है, इसलिए वो भी एक स्टेटमेंट है। इस प्रकार आपकी 14 चैप्टर की ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें आपको केवल और केवल यही बताना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है। ये डेफिनेशन आपके सामने थी स्टेटमेंट की, मैंने आपको दिखाई थी। अ स्टेटमेंट इज मैथमेटिकल एक्सेप्टेड इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सिंबॉलिक नोटेशंस आपको बताई हुई है कि कैसे आपको सिंबॉलिक नोटेशन लेनी है। P सच दैट 2 इज एन प्राइम नंबर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ये एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, इनको आप एक बार करके देखेंगे। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है 14.1। ये इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। ये कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 14.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और क्वेश्चन एक बार दोबारा हम देख लेते हैं वीडियो में। ये रहे आपके पास 14.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। और यहाँ पर ये हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फोर्टीन 14.2 एक्सरसाइज के भी हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज के, जो आपको करनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 14.2। 14.2 में आपके पास स्टेटमेंट के टाइप आने शुरू हो जाएंगे। तो हम 2 टाइप देख लेते हैं, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। यहां पर आपको बताया कि स्टेटमेंट आगे बढ़ेंगे तो स्टेटमेंट 2 प्रकार की होगी, एक सिंपल और एक कंपाउंड। नाम से ही क्लियर है वैसे तो। स्टेटमेंट इज सेड टू बी सिंपल इफ इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट।
आपको स्टेटमेंट जब आपने देखी, जैसे अभी हम बोले 3 इज एन ऑड नंबर, तो वो एक ही स्टेटमेंट है, उसमें कनेक्टिविटीज नहीं आई है, कोई दो स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो उसे बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट जो एक ही है। कंपाउंड में क्या होगा, द स्टेटमेंट्स विच आर कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे 5 इज एन ऑड नंबर एंड 5 इज ग्रेटर देन 2, तो एंड एक कनेक्टिविटी का काम करता है वर्ड, और ये दो अलग अलग स्टेटमेंट आपस में ज्वाइंट हो चुकी हैं, इसलिए इसको बोला है कंपाउंड स्टेटमेंट। यू कैन स्टडी और यू कैन गो टू बेड, आप पढ़ सकते हो या बेड पे जा सकते हो। तो ये भी हमारे पास हम देखते ही पहचान जाएंगे कि वो स्टेटमेंट सिंपल है या कंपाउंड। तो ये टाइप है। उसके बाद बेसिक लॉजिकल कनेक्टिविटीज, जो भी आपने वर्ड यूज किए हैं उन दोनों स्टेटमेंट्स को, अलग अलग स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए, तो उनके ऊपर हमारे क्वेश्चन चलेंगे। एक है एंड और एक है और। तो कंजक्शन बोलेंगे जिसमें एंड वर्ड यूज होगा, डिसजंक्शन बोलेंगे जिसमें और वर्ड यूज होगा। ये एंड के लिए नोटेशन है और ये और के लिए नोटेशन है। ट्रुथ टेबल आपको बनाना होगा, आपको बताना होगा कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो कंजक्शन के केस में पहले हम स्टडी करते हैं। अगर देखिए कंजक्शन में केवल एक केस ट्रू आएगा, यानी लिखी गई दोनों बातें अगर ट्रू हैं, देन द कंप्लीट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जबकि डिसजंक्शन में केवल एक केस फॉल्स है, बाकी तीनों केसेस में हम ट्रू बोल देंगे, क्योंकि वहां पर वर्ड और यूज हो रहा है। तो और का आपको वैसे ही पता है कि दोनों में से एक बात कही जाती है कि या तो ये सही है या फिर वो दूसरी सही है, तो ट्रू होगी वो स्टेटमेंट। बाकी तीनों केसेस के अंदर केवल एक केस में वो फॉल्स होगी, जब दोनों की दो स्टेटमेंट उसमें फॉल्स लिखी होंगी। कंजक्शन में केवल एक केस में ट्रू है और डिसजंक्शन में केवल एक केस में फॉल्स है। इन दोनों में डिफरेंस है, ये जिसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में वो है निगेशन। निगेशन की नोटेशन ये रही आपके सामने, और निगेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को उसके नेगेटिव सेंस में लिखना। अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स बना के लिख देना है, अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू बना के आपने लिख देना है। ये है निगेशन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 14.2 के। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड्स एंड देन स्प्लिट इट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट। यानी अलग अलग करके लिखना और वो वर्ड बताना है जिसके थ्रू इनको इन्होंने कनेक्ट किया होगा। तो क्वेश्चन था द सन इज कॉल्ड एंड द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ। तो एंड एक कनेक्टिविटी के रूप में यूज हुआ, तो एंड वो वर्ड है, पहले वो आंसर में लिख दिया और फिर दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। पी द सन इज कॉल्ड एंड द स्टेटमेंट क्यू द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ। इस प्रकार फर्स्ट के सभी पार्ट आपने करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन उसमें कहा था कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखिए, यानी इसी प्रकार अलग अलग करना है आपने। एंड चेक कीजिए वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, दोनों को अलग अलग बताना है कि वो दोनों अलग अलग ट्रू है या फॉल्स है। तो पी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था द सन शाइन्स और इट्स रेन्स, तो पी हमने कर दिया द सन शाइन्स एंड क्यू इट रेन्स। तो द सन शाइन्स वो भी ट्रू है, इट रेन्स बारिश हो रही है तो वो भी ट्रू है। तो पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलिए, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हमने कंप्लीट की वैल्यू बताने की टेबल के हिसाब से, जो मैंने ट्रूथ टेबल आपके पास बनवाया था। तो 5 + 3 7 दिया है, 6 + 7 13 दिया है, तो 6 + 7 13 इज करेक्ट, बट 5 + 3 = 7 इज रॉन्ग। और बीच में जो कनेक्टिविटी वर्ड यूज किया वो है एंड। तो एंड के केस में केवल एक ही बार ट्रू आता है जब दोनों ट्रू हों, लेकिन यहाँ दोनों ट्रू नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का एक पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ में था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ और यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट और चेक वेदर द कंपाउंड स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इसने और में आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है कि इसका कौन सा स्टेट है। तो ये एक्सक्लूसिव केस है। पहला केस क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। √2 इज अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, या तो वो रैशनल है या वो इरेशनल है, तो केस है एक्सक्लूसिव। और क्योंकि उसमें केवल एक ही केस में फॉल्स होता है जब दोनों बातें फॉल्स हो, तो इरेशनल अगर √2 नहीं है तो इरेशनल तो है वो, तो इट मीन्स ये आएगा ट्रू। तो इस प्रकार आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और एक बार पीछे जो डेफिनेशंस थी वो आपने पढ़ लेनी है। और अगर कोई डाउट आएगा तो ऑडियो वीडियो या मैसेजेस के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं।
14.3 एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके पास बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके। 14.3 में आपके पास इम्प्लीकेशंस आ चुकी है और दो हैं, एक है इफ और देन वाली, एक है इफ एंड ओनली इफ। सो पहले करते हैं स्टार्ट इफ एंड देन। इसको हम बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको पता भी है इफ एंड देन का मतलब ही, जब ये दो वर्ड जब किसी स्टेटमेंट में आते हैं तो वो कंडीशनल ही होते हैं। इफ एंड देन आपके पास यहाँ पर होगी इफ इट रेन्स देन द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, ऐसे कोई वर्ड आपके पास होंगे। इफ एक्स इज इक्वल टू 5 देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो इफ पी देन क्या हो, तो कंडीशनल स्टेटमेंट नाम है, ये नोटेशन हुई पी एंड क्या हो या पी चेंज टू क्या हो। और इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, केवल एक केस फॉल्स होगा। आपको नॉर्मली अंदाजा भी हमें लग जाएगा। अगर हम कह रहे हैं इफ एक्स इज इक्वल टू 5 देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23 विच इज नॉट करेक्ट, तो इट मीन्स वो फॉल्स केस होगा। यानी पहली ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट, उस कंप्लीट स्टेटमेंट के अंदर दूसरे वाली फॉल्स है, तो आंसर भी आपका क्या आएगा, फॉल्स। बाकी सभी केसेस में आंसर क्या आएगा, ट्रू। सो ये इसका ट्रुथ टेबल हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट का। उसके बाद है इसी कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो द कन्वर्स ऑफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू का कन्वर्स क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, इसका कन्वर्स यानी इफ क्यू देन पी हो जाएगा। और कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या आएगा, नॉट। अगर उसने कहा इफ पी देन क्यू तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, यानी निगेशन का सिंबल यूज हो जाएगा जो हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में किया था। चलिए कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ये कंबाइंड है, एक ही टेबल में दोनों बातें बताई गई हैं। अगर आपको अलग अलग बनाना हो तो आप खुद अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है कन्वर्स का, तो इसी प्रकार आप कॉन्ट्रापोजिटिव का भी बना सकते हैं। अब कन्वर्स का मैंने अलग कैसे बनाया, कन्वर्स जब होता है तो पहले क्यू लिया जाता है, इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी, इसकी बात होती है। तो इसलिए मैंने पहले क्या लिख लिया, क्यू, फिर क्या लिखा, पी। अब जैसा आप जो नॉर्मल आपका टेबल था कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, जो आपका नॉर्मल ट्रुथ टेबल था उसी को हम फॉलो करेंगे कि जिस केस में सेकंड वाली फॉल्स होगी वो केस का आंसर फॉल्स आएगा। अब सेकंड हमारे पास पी है तो पी में सेकंड में फॉल्स यहां पर आई है और फर्स्ट उसमें ट्रू है तो वो आंसर फॉल्स है, बाकी सभी आंसर ट्रू आएंगे। ये आपने अलग बना के, मैंने इकट्ठे ही, क्योंकि बुक में इकट्ठे था इसलिए इकट्ठे ही बनाया, अलग भी दिखा दिया आपको। तो आप दूसरा भी ऐसे ही अलग बना सकते हैं। इकट्ठे में क्या था कि जिसकी जरूरत थी पहले हमने उसको पूरा किया। पी की जरूरत थी, पी लिखा, क्यू लिखा, निगेशन ऑफ पी चाहिए था तो निगेशन ऑफ पी बना ली, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसे निगेशन ऑफ क्यू बना ली हमने। ये है आपके लिए कन्वर्स का, क्योंकि कन्वर्स में इफ क्यू देन पी होता है और ये वैल्यूज आप लिख रहे हैं कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए जिसमें आपके पास नॉट क्यू देन नॉट पी होता है, तो वो आपका है कंप्लीट ट्रुथ टेबल फॉर कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। अगला जो आपका टॉपिक है 14.3 में वो है बायो कंडीशनल स्टेटमेंट। बायो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ वर्ड से कंप्लीटली क्लियर हो रहा है कि अगर दोनों बातें ट्रू होगी तभी कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी, और जब दोनों बातें फॉल्स होगी तब भी कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। अदरवाइज बाकी बचे हुए दोनों केसेस के अंदर वो स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स मानी जाएगी। इस प्रकार 14.3 में जो भी मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके पास वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपने इसके क्वेश्चन इन्हीं की हेल्प से आपने करने हैं। मैं क्वेश्चन एक दो बता देता हूं आपको। 14.3 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन यू अर्न अ लिविंग इम्प्लाइज योर वर्क। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ यू अर्न अ लिविंग देन यू वर्क। सेम जो हमने अभी किए हैं उनको आप एक बार याद करेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज को मैं आपको दिखा देता हूं। 14.3 एक्सरसाइज आपके पास है, यहां से स्टार्ट है 14.3 एक्सरसाइज। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
और नेक्स्ट पे एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 6। आंसर भी देख सकते हैं। अगर आंसर की हेल्प आपको लेनी होगी, चेक करने होंगे, तो आंसर आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी ये थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। चलिए 14.4 एक्सरसाइज देख लेते हैं। 14.4 एक्सरसाइज में आपके पास नया टॉपिक आ गया क्वांटिफायर। ये आप पहले से जानते हैं, इंग्लिश के अंदर ये आप काफी सारे वर्ड बहुत यूज करते हैं। यहाँ पर मैथमेटिकल वे में इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। क्वांटिफायर फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, फॉर सम देयर इज एटलीस्ट वन वगैरह। अब इसके टाइप बना दिए इसने यूनिवर्सल एंड एक्सटेंशियल। यूनिवर्सल में लिए फॉर एवर, फॉर ऑल, जो सबकी बात कर रहे हो यहाँ पर, फॉर ऑल, एवरी, फॉर एनी। तो इस प्रकार के आगे आपके पास यूनिवर्सल और एक्सटेंशियल में आपके पास आगे कुछ की जब बात की जाए, फॉर सम देयर इज एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट सम। तो इन्हीं दोनों बेसिस के ऊपर आपके 14.4 के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज दिखाता हूं। 14.4 देखिए, आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट इट्स टाइप। केवल ये कहा जाएगा आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे इसमें फॉर एवरी है, ठीक है, और फिर फॉर एवरी मीन्स आपका यूनिवर्सल। ये पहला जो टाइप है वो यूनिवर्सल है, ये देख लीजिए, फॉर एवरी एंड यूनिवर्सल। ये आपने केवल यहां पर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेगेशन आप पहले ही कर चुके हैं, तो नेगेशन का मतलब आप जानते ही हैं, इसको नोट बना करके लिखना, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है हमने। तो ये इसके और ये रहे इसके एग्जाम्पल जिनसे आप हेल्प ले सकते हो। आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर, यहाँ भी यही कहा गया है, आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर अगर ज़्यादा गएगा तो उसमें इसके नेगेशन पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में इसने किया होगा। छोटी सी एक्सरसाइज थी, आई थिंक कंप्लीट समझ आ गई होगी आपको। 14.5 भी साथ साथ समझ लेते हैं। वैलिडिटी स्टेटमेंट, यानी अब तक जो आपने किया कंबाइंड करके एक्सरसाइज बनाई, और उसमें फिर आपसे कहेगा कि बनाइए भी अपने आप, और फिर बताइए कि वैलिड भी है कि नहीं। मतलब ट्रुथ टेबल का यूज करोगे, आप बताओगे कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। कंपाउंड स्टेटमेंट, देखिए यहां पर इसके रूल हैं, ये इसकी डेफिनेशन है वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। इसको आप एक बार रीड करेंगे, और फिर इसके रूल्स हैं। रूल टू फाइंड वेदर इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो फॉर स्टेटमेंट पी एंड क्यू, यानी एंड वाला बनाएंगे, और वाला भी बनाएंगे आप, और फिर मेथड्स होंगे कि वो इफ पी एंड देन क्यू, जैसे भी हम कर रहे थे। तो ये सभी आप यहां पर करके देखेंगे। ये बुक इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आपके पास बुक ना हो तो आप यहीं से हेल्प आप ले सकते हो। अब देखिए एग्जांपल में देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। P 25 इज द मल्टीपल ऑफ 5, क्या हो 25 इज द मल्टीपल ऑफ 8। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट, आप ही को कहा गया कंपाउंड स्टेटमेंट बनाइए। देन टू स्टेटमेंट विथ एंड और, ये दोनों वर्ड दोनों से बनाइए, एंड से बनाइए और से बनाइए। और फिर उसके बाद कहा गया इन बोथ द केसेस चेक द वैलिडिटी, और उसके बाद चेक भी कीजिए कि जो आपने बनाया वो ट्रू है या फॉल्स। तो वो आपको ट्रू टेबल आपको पहले से पता है, दोनों का, एंड का भी पता है और का भी पता है। फिर भी आप देख लीजिए, ये इसने इस प्रकार से क्वेश्चन किया, और में वैलिड आई जबकि एंड में वो वैलिड नहीं आई। 14.5 एक्सरसाइज भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका 14 चैप्टर था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमने फिर भी कर लिया। आप सबसे पहले इसी को कीजिए, जब तक बाकी बच्चे ग्रुप में ऐड हो तब तक हम वो आसान से चैप्टर, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ना हो और इजी भी हो बहुत, वो हम कर लेंगे। तो 14 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है आज, और अब हम 15th या कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे।